नमस्कार बच्चों, पीआर स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था संसद। किसके बारे में पढ़ा था? संसद। देखिए, संसद के 3 भाग हमने पढ़े थे। संसद जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। इन तीनों को संयुक्त रूप से संसद कहते हैं। कल हमने लोकसभा के बारे में जानकारी हासिल की थी पिछले वीडियो में। आज हम राज्यसभा के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, राज्यसभा है ये संसद का दूसरा सदन है। हालांकि इसको उच्च सदन भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। राज्यसभा के सदस्यों और निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा सभा का निर्वाचन। तो देखिए, राज्यसभा की निर्वाचन जो पद्धति है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। वर्तमान में हमारे राज्यसभा है उसके अंदर 245 सदस्य हैं। हालांकि अधिकतम जो राज्यसभा सदस्य है वो 250 है। कितनी है? 250, लेकिन वर्तमान में 245 है। जिनमें से 12 जो सदस्य है उनका मनोनयन राष्ट्रपति करता है। देखिए, ध्यान दें कि राज्यसभा के अंदर वर्तमान में संविधान के द्वारा अधिकतम जो संख्या है वो 250 है, लेकिन अभी वर्तमान में जो सीटें हैं 245 है। जिनमें से 12 जो सदस्य हैं उनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे साहित्य है, खेल जगत है, उनके जो सदस्य हैं उनका चुनाव राष्ट्रपति करता है। अब देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए योग्यता कौन सी है? तो देखिए, योग्यताएं राज्यसभा का जो सदस्य है बनने के लिए आपके पास में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ये कई बार सवाल आता है। तो पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। वो भारत का नागरिक हो। ये योग्यता अनिवार्य है। किसी भी आप पद पे जाते हैं तो पहली हमारी योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, देखिए, लोकसभा में हमने पढ़ा था उसके लिए जो आयु है 25 साल होती है, लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य है वो बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आयु 30 वर्ष कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तीसरी योग्यता वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर, ना हो। तो तीसरी योग्यता है कि वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। और चौथी योग्यता है कि वो न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। यदि ये योग्यता है तो वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल
राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। हालांकि इसमें एक तिहाई जो सदस्य हैं, देखिए एक तिहाई सदस्य प्रति 2 साल बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये ध्यान देवे कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन ये एक स्थायी सदन होने के नाते इनके एक तिहाई जो सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद, एक तिहाई सदस्य कितने साल बाद? 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो ध्यान दें कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये एक स्थायी सदन होने की वजह से इनके जो सदस्य हैं वो एक तिहाई सदस्य प्रति 2 साल बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। अब राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी, देखिए राज्यसभा के पदाधिकारी में राज्यसभा का जो मुख्य अधिकारी है उसको सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति। सभापति और सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। तो ये बात ध्यान दें कि राज्यसभा का जो मुख्य पदाधिकारी होता है उसको सभापति के नाम से जाना जाता है, और सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है, और इसका कार्यकाल 5 साल होता है। इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 साल। तो देखिए राज्यसभा के अंदर जो मुख्य पदाधिकारी है वो सभापति, और सभापति देश का जो उपराष्ट्रपति है वो होता है, और इनका कार्यकाल 5 साल होता है। और दूसरा जो अधिकारी है उपसभापति, सभापति। अब देखिए उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी का चुनाव करते हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो ये ध्यान देवे कि सभापति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, जबकि उपसभापति है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जबकि उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से किसी को चुन लिया जाता है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये था राज्यसभा। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। हमने पिछले वीडियो में लोकसभा के बारे में पढ़ा, आज राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर मुख्य राज्यसभा का निर्वाचन, तो राज्यसभा का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उनकी जो कुल संविधान के द्वारा सदस्य संख्या अधिकतम वो 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो हमने देखा कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, वो न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। उसके बाद में उनका कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये एक स्थायी सदन होने के चलते इनके एक तिहाई जो सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। ये सदन कभी भंग नहीं होता है, स्थायी सदन है। इसके जो पदाधिकारी है उसमें सभापति और एक उपसभापति। सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और उपसभापति ये सदस्य अपने में से किसी को चुनते हैं और जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो अब बचा राष्ट्रपति। तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग है। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। कई बार सवाल आता है कि भाई राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव किस प्रकार से होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है और इसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एक प्रकार की विशेष जो है पद्धति है जिसके जरिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से निर्वाचक जो मंडल है वो भाग लेते हैं। तो देखिए, निर्वाचक मंडल, तो देखिए इसमें कौन कौन से निर्वाचक जो मंडल है वो भाग लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सदस्य। तो ध्यान देवे, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। तो पहला है कि संसद के दोनों जो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नंबर 2, राज्य विधान सभा। देखिए, राज्य विधानसभा के जो सदस्य तथा 70वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो संघीय जो क्षेत्र है उनकी विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस 70वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार 70वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संघीय विधानसभा के सदस्य भी इसके अंदर भाग लेते हैं। तो ध्यान दें, निर्वाचन मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 70वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो संघीय जो क्षेत्र की विधानसभा है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है हमने पहले ही पढ़ा था, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। किसके जरिए होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या है एकल संक्रमणीय मत पद्धति? तो देखिए, इसके अंदर एक न्यूनतम जो कोटा है वो प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके अंदर एक न्यूनतम कोटा होता है, वो कोटा पूरा करना होता है। तो देखिए, न्यूनतम कोटा, तो देखिए एक तय कोटा है, उस कोटा को पूरा करना होता है। उसके लिए दिए गए जो वेद मत है, दिए गए वेद मत यानी जो कुल दिए गए वेद मत है उनकी संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, दिए गए वेद मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1।
देखिए एक फॉर्मूला अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। उनका चुनाव एकल संगमन मत पद्धति के द्वारा होता है। उसके लिए एक न्यूनतम कोटा जो है पार करना होता है। उसमें दिए गए वेद मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या +1 के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है उनके खिलाफ महाभियोग लगाकर। महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए पद से हटाया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में कहा गया है, अनुच्छेद 61 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। तो कई बार सवाल आता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाने के लिए कौन सा जो अनुच्छेद है काम में लिया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लगाने के लिए भी एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सदन के अंदर जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्य, कितने चौथाई? 1/4 सदस्य हैं के हस्ताक्षर होने अति आवश्यक है। 1/4 जो सदस्य हैं और उनके हस्ताक्षर से प्रस्ताव लाया जाता है। तो ध्यान दें, 1/4 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर से प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव लाने के 14 दिन बाद में विचार किया जाता है। यह बात भी ध्यान दें, सदस्यों ने प्रस्ताव यदि सदन के सामने रखा है तो उसके 14 दिन बाद, कितना दिन बाद? 14 दिन बाद उसके ऊपर विचार किया जाता है। और यदि सदन के अंदर 14 दिन बाद उसमें विचार होता है और सदन में उपस्थित 2/3 सदस्य, कितने थे? 2/3 सदस्य यदि उसको पास कर देते हैं, 2/3 सदस्य उसको यदि पास कर देते हैं तो यह जो प्रस्ताव है दूसरे सदन में भेजा जाता है। कौन से सदन में भेजा जाता है? दूसरे सदन में, यानी पहले सदन से पास होने के बाद में उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है और उस सदन में भी यदि ये पास हो जाता है तो उसी प्रस्ताव पास होने के दिन के साथ ही राष्ट्रपति को पद से जो है हटाया जा सकता है, या ऐसा समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति को पद से आज से हटाया गया है। तो राष्ट्रपति के खिलाफ अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने के लिए सदन में 1/4 जो सदस्य हैं उनका प्रस्ताव के जरिए सदस्यों का प्रस्ताव जो है लाया जाता है। इस प्रस्ताव के बाद में 14 दिन बाद इसके ऊपर विचार किया जाता है और यदि सदन में 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं, फिर दूसरे सदन के सदस्य भी इसको 2/3 सदस्यों के साथ में इसको पास कर देते हैं, तो उसी के साथ में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, हटा हुआ समझा जा सकता है। तो ये हमने संसद के बारे में पढ़ा। तो हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संसद। धन्यवाद।